दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम पृथ्वी एक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है, आपको बताना है। विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? तो ये है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर सभी देशांतर यानी मेरिडियन के अतिरिक्त विषुवत रेखा यानी इक्वेटर भी बृहद वृत्त है, और विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहद वृत्त नहीं है, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। तो याद रखिएगा, विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये सभी बृहद वृत्त हैं। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी। दोस्तों, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग 40,090 किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, आप देखिए। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि किस गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो बड़ा दिन होता है वो अलग अलग होता है। ऑप्शन है यहाँ पर 21 मई, 21 जून, 22 दिसंबर और 25 दिसंबर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए, सही उत्तर इस प्रश्न का जो होगा ये 21 जून भी हो सकता है और 22 दिसंबर। इसलिए इस प्रश्न का कोई एक जो है यूनिक आंसर नहीं होगा। क्यों? आप जान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में 20 और 21 जून को 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन विकल्प के रूप में 21 जून और 22 दिसंबर दोनों दिया गया है, तो इससे ये क्लियर नहीं है कि ये प्रश्न उत्तरी गोलार्ध के संबंध में पूछा गया है या दक्षिणी गोलार्ध के संबंध में। अगला प्रश्न है, 4 जून की 21वीं तारीख को सूर्य कहाँ होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 4 जून की 21 तारीख को सूर्य उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 20 से 22 जून के मध्य सामान्यतः 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति होती है। जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का सूर्य की ओर अच्छी झुकाव अधिकतम होता है, तब इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है, और इस अवस्था में होता ये है कि उत्तरी ध्रुव पर रात नहीं होती, यानी सूर्य उत्तर ध्रुवीय यानी आर्कटिक वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यह है प्रश्न संख्या 5 की विभिन्न विद्वानों में किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो सही उत्तर है ओ स्मिड। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना, एफ होयल और लिटिलटन ने नवतारा परिकल्पना और ऑटो स्मिड ने अंतरतारकीय धूल परिकल्पना प्रतिपादित किया है। ऑटो स्मिड की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से मानी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी यानी परपटी का मुख्य अंश किससे निर्मित होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन और सिलिका, यानी सिलिका और ऑक्सीजन। देखिए, सिलिका और ऑक्सीजन से जो है इसका निर्माण या सबसे अधिक मात्रा में होता है।
आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर इसकी व्याख्या हम देखें तो पृथ्वी की परपटी या पपड़ी का मुख्य अंश ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी से क्वाड्रेटिड्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है? किस अवधि में आपको बताना है। तो सही उत्तर है दिसंबर और जनवरी में। आप देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिड्स उल्का बौछार या जिसको मेटियोर शावर कहा जाता है, ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जनवरी की शुरुआत में चरम पे होती है और इसकी चमक हमें बूट्स नक्षत्र मंडल में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, किस महीने में पृथ्वी से लाइरेट्स नाम का उल्कापात दिखाई दे सकता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर ये अप्रैल माह में दिखाई दे सकता है, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है कि भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, जिसमें से कौन सा एक तत्व नहीं है? देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, भूपर्पटी का लगभग 98% भाग विभिन्न तत्वों से बना है, जिसमें आयरन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकिल, सल्फर और टाइटेनियम है। इसमें कार्बन जो है भूपर्पटी में शामिल नहीं है। अगला है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, इसको परिक्रमण कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी का सूर्य के कक्षा में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? आपको बताना है। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास का बराबर है? 1/2, 1/3, 1/4 या 1/6? तो सही उत्तर 1/4, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका उत्तर आप जानते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? तो ये कौन सा बल होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर इसको कहते हैं कोरियोलिस बल। याद रखिएगा दोस्तों, कोरियोलिस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल जो है वो 0 होता है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये तथ्यात्मक प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए। आप जान लीजिए, 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है ये है अक्षांश, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए अक्षांश शब्द का प्रयोग किया जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय विस्तार है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा 23.5 डिग्री, इसके मध्य का क्षेत्र जो है उष्णकटिबंध कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाती है? आपको बताना है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो आप जानते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? आपको बताना है। तो ये है
परिक्रमण के कारण। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और इसकी परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव आर्कटिक वृत्त या दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त। तो सही उत्तर हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त दर्शाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त को दर्शाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 66.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश ये दक्षिण ध्रुव या अंटार्कटिक वृत्त को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होता है? तो सही उत्तर है प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर होता है, न कि 0 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो आप जानते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? आपको बताना है। तो भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में भूमध्य रेखा बांटती है और इसके भागों को उत्तरी गोलार्ध, उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश, देशांतर, समदाब रेखाएं या समताप रेखाएं आपको बताना है। तो सही उत्तर अक्षांश रेखाएं। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो आप जानते भी हैं उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप जान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 या 22 दिसंबर होता है। अगला प्रश्न है उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शीत, ग्रीष्म, वसंत या पतझड़? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन बी। याद रखिएगा ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अगला है अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? तो ये अंश या डिग्री में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा अक्षांशों को अंश या डिग्री में मापा जाता है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 111.32 किलोमीटर। तो निकटतम सही उत्तर 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर आइसोहाइट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहाइट या समवर्षा रेखाएं कहा जाता है। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। आइसोबार, आइसोहेलिन, आइसोथर्म या आइसोहाइल। तो समान दबाव क्षेत्र वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोबार। ऑप्शन ए। अगला है सूचना के रूप में दूर संवेदी डेटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का सामान्य फॉर्म किस रूप में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा विषयक मानचित्र। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है नक्शों के बंधे हुए संग्रह को एटलस कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी के स्थल मंडल को कितने प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 7 प्रमुख प्लेटें
दोस्तों आप जान लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है। अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट और अफ्रीकी प्लेट तथा यूरेशियाई प्लेट। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को कुल 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है। एक और देखिए, आसान सा प्रश्न है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसको भूमंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? आपको बताना है। भारत, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका? तो सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका। दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। अगला प्रश्न है कि कौन सा कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी है? महासागरीय परपटी, बाह्य क्रोड, महाद्वीपीय परपटी या आंतरिक क्रोड? तो सही उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय परपटी। ये कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टान जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी है। अगला प्रश्न है, कौन से जो है अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? समुद्री तरंग, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन? तो सही उत्तर है समुद्री तरंग ये अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन ये जो हैं अंतर्जनित बलों का परिणाम है। अगला प्रश्न है, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भूकंपी तरंग। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न होने वाली इलास्टिक तरंग को भूकंपी तरंग या सिस्मिक वेव कहते हैं। अगला है, कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? आपको बताना है ज्वार का। तो सही उत्तर है ज्वार का जो मुख्य कारण होता है वो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है, कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? आपको बताना है। मृदा द्रवीकरण, सुनामी, हिमस्खलन या भारी वर्षा? कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारी वर्षा। ये भूकंप का प्रभाव नहीं है, जबकि मृदा द्रवीकरण, सुनामी और हिमस्खलन ये भूकंप के प्रभाव में शामिल हैं। अगला है, किसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले हुए तरल और ठोस के द्वारा होता है? ऑप्शन देखिए, पठार, फाल्ट ब्लॉक पहाड़, अपरदन जन्य पहाड़ या ज्वालामुखी? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले हुए तरल और ठोस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम ये बताता है कि ज्वारभाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बताता है कि ज्वारभाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं। अगला है, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। अगला है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर बताइए? ये है मैग्मा। अगला है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतया कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये प्रशांत महासागरीय पेटी में पाई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो सही उत्तर है पृथ्वी गोल है। ये सबसे पहले जो है किसने कहा था? अरस्तु, कोपरनिकस, केपलर या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर पाइथागोरस। पाइथागोरस यूनान का जो है महत्वपूर्ण दार्शनिक और विचारक था। इसने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है। अगला है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? आपको बताना है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो ये 44 किलोमीटर। देखिए,
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर है और इसका अंतर 44 किलोमीटर का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों का ही अक्षांश हो सकता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। दोनों गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी में 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री होते हैं। अगला प्रश्न है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जान लीजिए 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का विभाजन करती है। अगला प्रश्न है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर हिंडेनबर्ग रेखा कहलाती है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? देखिए यहाँ पर जगहों के नाम दिए गए हैं, पोंटियांग, कैरो, पोर्ट ब्लेयर और अदिस अबाबा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पोंटियानक जो है ये भूमध्य रेखा पर पड़ता है। ये जो है इसे भूमध्य रेखीय शहर इक्वेटर सिटी कहा जाता है। ये इंडोनेशिया के पश्चिमी कालीमंडन प्रांत की राजधानी है। अगला है हमारे ग्रह पृथ्वी का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी या संस्कृत? तो सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा से। आप देखिए पृथ्वी को छोड़कर सौरमंडल के सभी ग्रहों का नाम ग्रीक या रोमन भाषा से उत्पन्न है। पृथ्वी का नाम अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो आप सभी जानते हैं वीनस यानी शुक्र का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार के निकट है। अगला है पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, आचार शास्त्र या भूगर्भ शास्त्र? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र, ये पृथ्वी के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर स्थित हैं? तो सही उत्तर याद रखिएगा ये है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए। दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याह्न यामोत्तर रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर गिनी की खाड़ी में होता है और ये खाड़ी अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी एक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री पूरब, 90 डिग्री पश्चिम और आप देखिए 90 डिग्री पश्चिम और कौन सा? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है 180 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो ये है 180 डिग्री। ये 180 डिग्री देशांतर है। आप जान लीजिए दोस्तों कि 180 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, विश्व के भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी एक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। इसका अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जिसमें हम कठिन प्रश्नों को शामिल करेंगे। ये प्रश्न जो है आपके यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ तथा विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो भूगोल विषय से आयोजित की जानी हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।